नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 12वीं का मानव भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट है, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं। दोस्तों, इनमें से हमारा जो पहला प्रश्न है वो है मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर है मानव भूगोल वह विज्ञान है, क्या है? विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण तथा मानव पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब प्रकृति का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जिनके निर्माण में मानव का कोई योगदान ना रहा हो, वो प्राकृतिक वस्तुएं हैं। जबकि अगर हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण मानव को चारों तरफ से जो घेरे हुए है, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदियाँ, ठीक है, ये सब जो है तो क्या है? हवा, ये सब जो है तो पर्यावरण है। ठीक है, तो उनके बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वही जो है तो क्या है? मानव भूगोल है। एक महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता एलन सेम्पुल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा देखते हैं। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी एवं क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों का नाम बताइए। ठीक है, जो उप क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? ठीक है, देख लेते हैं उत्तर में। मानव भूगोल के जो उप क्षेत्र हैं वो निम्न हैं। पहला है व्यवहारवादी भूगोल, ठीक है, जो व्यवहार करता है। दूसरा है सामाजिक कल्याण का भूगोल, यानी जो समाज के विकास के बारे में सोचता है। तीसरा है अवकाश भूगोल। चौथा है सांस्कृतिक भूगोल। और पांचवा है ऐतिहासिक भूगोल। छठवां है सैन्य भूगोल, जिसमें सेना का अध्ययन किया जाता है। संसाधन भूगोल, जिसमें से विभिन्न प्रकार के संसाधनों का अध्ययन किया जाता है। संसाधन कोई एक वस्तु है जो उपयोगी और महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है। ठीक है, वही जो है तो संसाधन है। आगे है कृषि भूगोल, जिसमें केवल कृषि का अध्ययन किया जाता है। उद्योग भूगोल, जिसमें उद्योगों, फैक्ट्रियों, कंपनियों का अध्ययन किया जाता है। पर्यटन भूगोल, जिसमें लोग घूमने के लिए जो स्थान पर जाते हैं, ठीक है, मनोरंजन के लिए जाते हैं, वो होता है पर्यटन। ठीक है, उनका अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, यानी कि व्यापार का भी अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। ये जो है तो मानव भूगोल के कुछ प्रमुख उपक्षेत्र थे। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, वो इस प्रकार से है कि मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। मतलब मानव भूगोल जो है उसका अन्य सामाजिक विज्ञानों से भी संबंध है। ठीक है, तो देखते हैं। मानव भूगोल के अंतर्गत धरातल के विभिन्न भागों में प्राकृतिक पर्यावरण के संदर्भ में मानवीय क्रियाकलापों के अध्ययन को महत्व प्रदान किया जाता है। ठीक है, किसको महत्व प्रदान किया जाता है? मानवीय क्रियाकलापों को। मानवीय क्रियाकलाप मतलब ऐसी क्रियाएं जिनको मानव पैसा कमाने के लिए करता है। वे सभी क्रियाएं जिनको मानव पैसा कमाने के लिए करता है वो मानवीय क्रियाकलाप कहलाती हैं। ठीक है, तो मानवीय क्रियाकलापों के अध्ययन को महत्व प्रदान करता है। अतः मानव भूगोल का एक अनेक सामाजिक विज्ञानों से गहरा संबंध रहा है। जैसे मानव भूगोल का समाजशास्त्र के संबंध, मानव भूगोल का अर्थशास्त्र के, मानव भूगोल का मानव विज्ञान से, मानव भूगोल का इतिहास से, मानव भूगोल का राजनीति विज्ञान से, व मानव भूगोल का जनसांख्यिकी व मानव भूगोल का मनोविज्ञान व नगरीय नियोजन से भी जो है तो संबंध रहता है। ठीक है, अब जैसे मानव भूगोल, अगर हम मानव के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम इतिहास में भी जो है तो मानव के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मानव की जो कहानियाँ हैं, राजा राजाओं रानियों की जो कहानियाँ हैं, वही चीज़ हम इतिहास में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम मानव का अध्ययन कर रहे हैं तो राजनीति भी, आज जो ये शब्द को जन्म ये जो शब्द है राजनीति, ये इसको जो भी जन्म मानव ने ही दिया है। तो मानव भूगोल का अगर हम अध्ययन करेंगे तो राजनीति का भी हम अध्ययन इसमें करेंगे। और मानव यानी समाज, तो अगर हम मानव का अध्ययन कर रहे हैं ना, तो समाज का भी अध्ययन हम कर रहे हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, इसका भी जो है तो अध्ययन अगर हम मानव का कर रहे हैं, मानव की आवश्यकताओं का, मानव की जो है तो वाणिज्यिक क्रियाओं का अध्ययन अगर हम कर रहे हैं, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन अगर हम कर रहे हैं, तो वो मानव भूगोल के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो इस प्रकार से है कि मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। मानव का प्रकृतिकरण, ठीक है, इसको देख लेते हैं। मतलब मानव प्रकृति का ही दास था, उसको उससे तात्पर्य है, ठीक है। इसमें देखते हैं, मानव के प्रकृतिकरण से तात्पर्य उस अवस्था से है जब मानव अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह से प्रकृति पर ही निर्भर रहता था। मतलब अगर प्रकृति ना होती तो इसका भी जीवन संभव ना होता, ठीक है। और प्रकृति का प्रभाव भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मानव की सभी क्रियाओं पर पड़ता था, क्योंकि मानव इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा और योग्य नहीं था कि वो विभिन्न प्रकार के जो भी कुछ संसाधन उपलब्ध हैं धरातल पर उनका वो उपयोग कर सके और प्रकृति से अपना संपर्क हटा सके, ठीक है। तो पहले भी था, कहीं ना कहीं आज भी थोड़ा बहुत प्रकृति पर मानव जो है तो निर्भर है। प्राचीन काल में जब कंपनी कारखाने बहुत ही कम थे, उस टाइम पे मानव प्रकृति के आदेशों के अनुसार चलता था। जिस प्रकार से प्रकृति आदेश देती थी उसी के आधार चलता था, ठीक है। इस समय मानव अपने आप को प्रकृति का पूर्ण दास मान लिया था, गुलाम मान लिया था कि हम जो है तो प्रकृति के गुलाम हैं, जैसा प्रकृति चाहेगी हम वैसा चलेंगे। और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा भी करना शुरू कर दिया था। प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करता था, पेड़ पौधों की पूजा करता था। विश्व में आज भी कुछ ऐसे समाज हैं जो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाए हुए हैं, ठीक है, यानी अंतर संबद्धता रखते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं और अपने पूर्ण विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर रहते हैं। प्राकृतिक संसाधन जैसे जल हो गया, पेड़ पौधे हो गए, नदियाँ हो गई, ठीक है, इन पर जो है तो आज भी वो निर्भर रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि मानव जब प्रकृति का दास था उस समय तकनीकी ज्ञान बहुत ही कम था और मानव का विकास भी बहुत ही निम्न था। इसलिए मानव भूगोलवेत्ताओं ने मानव की प्रकृति के साथ अंतर संबंधों की अवस्था को निश्चयवाद का नाम दिया, ठीक है। उस टाइम पे जो है तो क्या होता था कि मानव बहुत ही पिछड़ा हुआ था, वो प्रकृति पर ही निर्भर रहता था, प्रकृति की हर एक चीज़ों को मानता था। जो भी कुछ चीज़ें हो जाती थी वो प्रकृति का, जैसे हम मान लेते हैं कि कोई कृषि कर रहा है ना, तो उसके लिए बारिश का होना बहुत ज़रूरी रहता था। वो वर्षा पर निर्भर रहा करता था कि अगर बारिश होगी तो फसलें होगी, अगर बारिश नहीं होगी तो फसलें नहीं होगी। इस तरह से मानव जो है तो प्रकृति का दास था। लेकिन आज मानव उतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो है बट उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि आज जो सिंचाई के साधन है, संसाधन है, उनका निर्माण मानव स्वयं कर लिया है, ठीक है। इसलिए अब प्रकृति पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।